औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राह हक़ के अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम का शिक्षा का हक अभियान इसके लॉन्चिंग प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र नॉर्थ की जानिब से बग़ैर किसी तमहीद के इस प्रोग्राम का तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करते हैं। मौलाना तारिक अनवर फलाही साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और तिलावत कलाम पाक पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना इन्न इला रब्बिका रुजआ अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला अरअयत इन कान अलल हुदा औ अमर बित्तक़वा अरअयत इन कज़्ज़ब वतवल्ला अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा कल्ला लइन लम यंतहि लनस्फ़अन बिन्नासियह नासियतिन काज़िबतिन खातिअह फल्यदउ नादियह सनदउ ज़बानियह कल्ला ला तुतिअहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलिए आइए इस लॉन्चिंग प्रोग्राम की सबसे अहम कड़ी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम ये समझेंगे कि आरटी एक्ट क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इस अभियान के ज़रिए क्या चाहती है। इन तमाम नुकात को समझने के लिए हमारे पास आरटी एक्टिविस्ट इंजीनियर फुरकान अहमद साहब मौजूद हैं। मैं मोहतरम को दावत देता हूँ कि वो आए और हमारी आरटीई पर रहनुमाई फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला। राह हक़ के बेहतरीन साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इंजीनियर फुरकान अहमद खान, एजुकेशनल लीडर, आरटीई एक्टिविस्ट। भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली और जब आज़ादी मिल गई तो इसको चाहिए था कि इसके पास में एक अपना दस्तूर हो, इसका एक अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन सबके सामने रखा गया और उस कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 में इम्प्लीमेंट किया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 45 में एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बातें कही गई। अब इस आर्टिकल नंबर 45 को समझने के लिए मुझे आपके सामने कुछ बातें रखनी है। वो ये है कि जब आर्टिकल नंबर 45 है तो ये स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहली बात जो कही गई है वो ये है, द स्टेट शाल प्रोवाइड विद इन द पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द कंसाइनमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। के अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होंगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होंगी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट होने के 10 साल के बाद जो भी बच्चा 14 साल से कम उम्र का है उसको फ्री एंड कंपल्सरी शिक्षा, एजुकेशन, तालीम दी जाए। अब 1950 से लेके 1960 का ये जो 10 साल का पीरियड था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस आर्टिकल पे इम्प्लीमेंट किसी वजह से नहीं कर पाई, फंड की वजह से नहीं कर पाई या फिर उनकी दूसरी तरजीहात होंगी, उसकी वजह से ये 10 साल का उनका आर्टिकल नंबर 45 को अपने देश में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। लेकिन उसके बाद में 1966 और 1964 में एक कोठारी कमीशन करके एक सजेशंस इस गवर्नमेंट के सामने रखा गया। उस कोठारी कमीशन में यह कहा गया है कि एजुकेशन में इक्वलाइजेशन होना चाहिए, एजुकेशन में इक्वलाइजेशन हो चाहिए। अब एजुकेशन में इक्वलाइजेशन मतलब क्या? वो ये
कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर का बेटा है या बेटी है वो भी उसी स्कूल में पढ़ेंगे, और अगर कोई हमाल का बेटा या बेटी है या कोई काम करने वाला का या बेटिया है तो वो एक ही स्कूल में पढ़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन स्कूल कंसेप्ट। ये कोटारी कमीशन में 1966 में रखा गया। उसके बाद में एक और सजेशन ये दिया गया उसके अंदर कि इसके अंदर जो वीकर सेक्शंस रहते हैं, जिसकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं हो सकती है या उनकी कम है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन रखा जाए। तो ये दो मोटे मोटे जो सजेशंस है इस कोटारी कमीशन में रखे गए। उसके बाद में 1992 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसके अंदर ये कहा गया है कि ये एजुकेशन सिर्फ स्कूल लेवल तक नहीं होना चाहिए, ये इंजीनियरिंग लेवल तक होना चाहिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर तक होना चाहिए, या मेडिकल फील्ड तक होना चाहिए। तो ये 1992 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उसके एक साल बाद ही 1993 में एक जजमेंट आता है जो कि AP उन्नीकृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट के बीच में है। उसके अंदर जजमेंट ये है कि राइट टू एजुकेशन इज इक्वल टू राइट टू लाइफ। अब इसके अंदर ब्रॉडर कंसेप्ट दिया गया है कि जिस तरह जीने का अधिकार बच्चों का है, उसी तरह उनका एजुकेशन लेना, उनका शिक्षा लेने का अधिकार भी उनका उतना ही है जितना जीने का अधिकार उनका चाहिए। और ये भारत दुनिया का 135वां देश है जिसको ये बोलता है कि राइट टू एजुकेशन इज इक्वल टू राइट टू लाइफ। उसके कुछ सालों के बाद में 2002 में एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया जिसको 86th अमेंडमेंट कहा जाता है। इस अमेंडमेंट में 2002 में आर्टिकल नंबर 21A में ये कहा गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई। अब ये 2002 के बाद में से लेके तो इसको 7 साल लगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको पार्लियामेंट में पास करने के लिए। इसमें 2002 में तो फ्री एंड कंपलसरी की बात कही गई, फिर 2003 में इसके बाद में इसको ड्राफ्ट बनाया गया। अब ड्राफ्ट बनाने के बाद में 2004 में इससे जो भी एक्सपर्ट है उनसे सजेशंस लिए गए, और 2005 में इसको पार्लियामेंट के सामने रखा गया, और 2006 में इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास में रखा गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास में रखने के बाद में उनका ये कहना था कि हमारी तरजीहात दूसरी है, अभी हमारे पास में इतना फंड नहीं है जो आपके जो सजेशन है हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। लेकिन फाइनली 2009 में 2002 से लेके तो 2009 में ये 7 साल के ड्यूरेशन लगा इस एक्ट को बनाने के लिए। तो 2009 में राइट टू एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 से हम इसको पहचानते हैं। इसके कानून के अंदर, इस एक्ट के अंदर, इस अधिनियम के अंदर बहुत सारे आउटलाइंस दिए गई है, बहुत सारे रोड मैप्स दिए गए हैं जिसके अंदर इसको काम करना है, इस देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देना। अब इसके अंदर 2 वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं जो कि एक फ्री और दूसरा है कंपलसरी। और फ्री मतलब क्या होगा? फ्री मतलब ये होगा अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहता है जिसकी उम्र 6 से लेके तो 14 साल तक है, वो कोई भी सरकारी स्कूल में जाएगा तो उसको कोई प्रूफ नहीं लगेगा कि उनके बच्चों का डेट ऑफ बर्थ क्या है। वो जिस उम्र में हुआ है और जिस उम्र के हिसाब से वो जिस क्लास में होना चाहिए उसका उस दाखला दिया जाएगा। उसके बाद में फ्री चीजें होंगी, सब चीजें जो गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगी। इसका मतलब हो गया है फ्री। उसके लिए कोई उसको फीस नहीं भरना है, खासतौर से सरकारी स्कूल में। उसके बाद में कंपलसरी एक दूसरा वर्ड है। कंपलसरी अब ये किसके लिए? कंपलसरी होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कंपलसरी ये होगा ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए, कंपलसरी होगा ये लोकल अथॉरिटीज के लिए, जिनके जितने उनके आसपास में बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से लेकर 14 साल तक है, वो बच्चों का दाखला, उनका एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए उनका वो प्रिकॉशंस लें, उसके लिए वो उनको मोटिवेट करें। और जब तक उसका पहले से लेके 8वीं तक के उसका पूरी शिक्षा कंप्लीट नहीं होती है तो उसके पीछे उसका अटेंडेंस, उसके बाद में उसका दाखला, ये सब चीजों के लिए वो उनको मोटिवेट करते रहे और उस पर वो ध्यान देते रहे। या वो स्टेट की होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, और ये लोकल अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनके लिए कंपलसरी होगी। तो ये 2 वर्ड उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। उसके बाद में इस एक्ट में बहुत सारी चीजें दी गई है
जिसके अंदर अब ये इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करेगा और वो स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को जो सरकारी स्कूलें चला रही है वो उनके लिए फंड मुहैया कराएंगे। ये होगी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जो स्कूल बनाना है, जो स्कूल की तामीर होंगी, उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, उसके अंदर जो भी चीजें लगने वाली है, तो उस संस्था के पास में 3 साल का पीरियड रहेगा। जो भी नॉर्म्स, जो भी स्टैंडर्ड इस 2009 में दिए गए, उसके हिसाब से उसके नॉर्म्स को उसको कंप्लीट करना होगा। उसके अंदर क्लासरूम की साइज क्या रहेंगी वो भी चीजें दी हुई है। उसके अंदर कितने क्लासरूम्स रहेंगे क्लास के हिसाब से वो भी दी गई है। प्रिंसिपल का रूम वो भी दिया गया है, स्टाफ के लिए अलग से रूम वो भी दिया हुआ है, बॉयज गर्ल्स कॉमन रूम वो भी अलग अलग दिया गया है। उसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है SMC, जिसको हम लोग स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं। ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का काम क्या होगा, वो काम ये होगा कि अगर स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी उसके अंदर कोई इशू उठता है या फिर कोई भी संस्था उसके नॉर्म्स को पूरा नहीं करती है, तो ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का हक होगा कि वो उसके थ्रू उसको करवाए। इसके अंदर उस पेरेंट्स भी रहेंगे, उसके अंदर मैनेजमेंट भी रहेंगे जो स्कूल चला रही है, उसके अंदर वो सरकारी अफसर्स भी रहेंगे जो स्कूल के लिए चलाते हैं, उसके अंदर उसके अंदर कुछ बच्चे भी रहेंगे। अगर उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है तो ये SMC के थ्रू उसको कम किया जाएगा। एक और एक खास बात उसके अंदर ये है कि जब भी कोई बच्चा दाखिला के लिए जाता है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है, तो उसको कोई भी इंटरव्यू उसका नहीं लिया जाएगा, उसके पेरेंट्स को कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। अगर वो डिसेबल है तो उसके लिए भी वो कोई भी स्कूल में उसका दाखिला करवा सकता है। उसके बाद में मिड डे मील करके एक नया कंसेप्ट इस 2009 में दिया गया है। मिड डे मील मतलब जिसके घर पे बच्चे जो नाश्ता करके नहीं आते, खाना खा के नहीं आते, तो सरकार उनको नाश्ता या खाना उनको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में इसके अंदर जो टीचर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। टीचर्स जो अपॉइंट होंगे वो वेल ट्रेंड होंगे। उसके अंदर अब जब वो एक स्कूल में अपॉइंट हो गए तो उसके बाद में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अपनी क्लासेस नहीं ले पाएंगे। अगर वो लेते हैं तो उनको पेनल्टी भरना पड़ेगा। और कोई भी स्कूल अगर बिना परमिशन के स्कूल चला रही है, कोई भी मैनेजमेंट अगर बिना परमिशन के स्कूल चला रही है, तो उसके लिए 1 लाख का उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, पेनल्टी भरना पड़ेगा। और जितने दिन उसने स्कूल चलाई है उसके हिसाब से 10,000 रुपए पर डे के हिसाब से उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। उसके बाद में क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए। उसके बाद में उसके अंदर वर्किंग आवर्स कितने रहेंगे, कि स्कूल में जब बच्चा जाए तो उसको कितने घंटे उसको स्कूल में जाके तालीम हासिल करनी है, उसको एजुकेशन मिलेगा। उसके बाद में वर्किंग डेज कितना होना चाहिए, साल भर में कितने वर्किंग डेज रहेंगे, ये भी उसके अंदर चीजें दी गई है। उसके बाद में टीचर्स स्टूडेंट रेशो कितना होगा, टीचर स्टूडेंट रेशो कितना रहेगा, वो भी उस एक्ट में हम लोगों के सामने बहुत वाज़ेह तौर पे बताया गया है। अब उसके बाद में जो मेन चीज है वो ये है कि अब जैसा ये कानून लागू हो गया तो ये तो सरकारी स्कूल के लिए हो गया, लेकिन ऐसा तबका भी है जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे चलाता है, जो कि इलाइट लोगों के लिए होता है, जो कि जो पैसों से बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो उनके लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसी जगह पढ़ना चाहता है और उसकी फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है और वो पैसे उसकी फीस नहीं भर सकता है, तो गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन उसके अंदर रखी है। अब वो प्रोविजन क्या है, वो प्रोविजन ऐसा है कि हर स्कूल में मान लो अगर 100 बच्चे हैं तो उसके अंदर 25% कोटा रहेगा। 25% कोटा रहेगा मतलब 100 में से 25 बच्चे जो रहेंगे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बिना फीस के पढ़ पाएंगे। इसमें खास बात यह है कि जो फीस है वो पेरेंट्स को देना नहीं है, उनकी जो स्कूल की लाख रुपए भी फीस रहेंगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वो बच्चों की फीस पे करेंगी। उसके बाद में जब वो स्कूल की फीस पे करेंगे तो उसके बाद में बाकी दूसरा लोड उसके पास में नहीं आएगा। तो यही मुहिम हम लोग चला रहे हैं, जिसको हम लोग करते हैं RTE मुहिम, इस महाराष्ट्र नॉर्थ जोन की तरफ से SIO ने आपके सामने पेश की है। अब इसकी जरूरत क्या है, अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड में देखें तो इंडिया के पास में 19% पॉपुलेशन बच्चे हैं। और ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि चाइना के बाद में इंडिया का नंबर आता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे हमारे पास में है, लेकिन उनको तालीम देने में, उनको एजुकेशन में, उनको शिक्षा देने में कि हमारा रैंकिंग बहुत कम है। अब जो गवर्नमेंट ने जिस कानून को इम्प्लीमेंट किए थे वो तो उसका विजन कुछ और था, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली आई तो उसके अंदर बहुत सारी नई नई चीजें हम लोगों के सामने आती हैं। हम लोगों के सामने ये आता है कि जो होशियार बच्चे हैं
जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है उनके लिए एक अलग स्कूल रहेगा, और जो हैसियत से कम है, जो उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स कम है, उनके लिए एक अलग स्कूल रहेगा। तो इसी को कम करने के लिए ये RTE में ये 25% का कोटा दिया गया है। कोई भी चाहे तो उसके अंदर एडमिशन करवा सकता है। और इस RTE से रिलेटेड मुझे एक और बात जो आपके सामने रखनी है कि कोई भी देश अगर उसकी दिशा डिसाइड होती है तो वो इसलिए डिसाइड होती है कि उसके अंदर सुशिक्षित लोग कितने हैं, उसके अंदर पढ़े लिखे लोग कितने हैं, उसका लिटरेसी रेट कितना है। मान लो कि हमारे पास में ऐसा देश है, ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा देश है, तो उसकी लिटरेसी रेट से ही उसकी एजुकेशन पॉलिसी डिसाइड होती है। एजुकेशन पॉलिसी डिसाइड होने के बाद में वही हर चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता है। उसके अंदर पॉलिटिक्स भी आ गई, उसके अंदर सोशल स्टेटस भी आ गया, उसमें एजुकेशनल स्टेटस भी आ गया, सब चीजों पे वो कहीं ना कहीं असरअंदाज रहती है। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग जिस भारत देश में रहते हैं कि हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास में, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदार में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको एजुकेशन की सही में जरूरत है। और खास बात यह है कि, और अफसोस की बात यह है कि इस मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट्स पाए जाते हैं ये मुस्लिम स्टूडेंट्स होते हैं, ये मुस्लिम तलबा होते हैं, जो कि पहले से लेकर 8वीं तक अपने एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया के अगस्त 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से कि मुस्लिम समाज की अभी कंडीशन SC और ST से भी कम हो गई है। अब SIO के मेंबर होने के नाते, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने के नाते, जिसका मिशन विजन ये है कि टू प्रिपेयर द स्टूडेंट एंड यूथ फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ सोसाइटी अंडर द डिवाइन गाइडेंस। हम लोगों को रिकंस्ट्रक्शन करना है इस सोसाइटी का, हम लोगों को इसके नई तामीर करना है। अब हम लोग तामीर कैसे करेंगे? हम लोग एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब हमारे पड़ोस में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अभी स्कूल में नहीं जाता है तो हम लोग उसकी मदद करना है। उसके लिए हम लोगों को जितना उसके फॉर्म्स होते हैं उसको फिलअप करने में एक सेंटर्स बनाना है। उसके बाद में अगर इस RTE से रिलेटेड पूरा अवेयरनेस हम लोगों को इस कैंपेन के थ्रू करना है। इस कैंपेन जो ये शुरू होंगी ये 7 मार्च से लेके तो 17 मार्च तक ये कैंपेन चलने वाली है पूरे महाराष्ट्र नॉर्थ जोन में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मेंबर जो इस वीडियोस को देख रहे होंगे, आप सभी के अंदर एक एजुकेशनल लीडर है। अब एजुकेशनल लीडर का सबसे मेन काम जो होता है वो ये है कि द लीडर इज अ पर्सन हु फाइंड्स द वे, हु शोज द वे एंड हु वॉक्स ऑन द वे। वो लीडर की क्वालिटी होती है कि वो अपना रास्ता ढूंढता है, रास्ता ढूंढने के बाद में लोगों को रास्ता दिखाता है, और रास्ता दिखाने के बाद में उनको अकेला नहीं छोड़ देता, वो रास्ते के साथ में लेके चलता है। तो ऐसा है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र नॉर्थ जोन में ये निर्णय लिए कि ये मुहिम जो हम लोग 3 मार्च से लेके तो 17 मार्च तक, 7 मार्च से लेके तो 17 मार्च तक हम लोग चलाने वाले हैं। अब इस मुहिम में हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को इसमें सोसाइटीज के अंदर, अपने शहर में, अपने यूनिट लेवल पे इसमें अवेयरनेस हम लोगों को क्रिएट करना है। अब अवेयरनेस कौन से माध्यम से होगा? हम लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू इसके अंदर अवेयरनेस लोगों के अंदर फैलाना है। उसके अंदर पॉम्पलेट्स के थ्रू हम लोगों को इसके अंदर अवेयरनेस कराना है। इसके अंदर होल्डिंग्स बड़ी बड़ी हम लोग लगा सकते हैं, बैनर्स लगा सकते हैं, जुम्मे के अंदर हम लोग पॉम्पलेट्स बांट सकते हैं। और उसके बाद में हमारे जो भी ऑफिसेस होते हैं, सेंटर्स होते हैं, उसके अंदर भी हम लोग कोशिश ये कर सकते हैं कि बच्चों का इसके अंदर फ्री में फॉर्म भर दिया जाए। अब ये फ्री में फॉर्म कहाँ पे मिलते हैं? अब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का है। ये आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इस पे एक लिंक आएंगे जो RTE 25% कोटा करके उस पर लिखा हुआ रहेगा। उस पर आपको अपने बच्चों का दाखिला करवाना है, या फिर अपने मोहल्ले में जितने बच्चे या फिर रिलेटिव्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले एड्रेस प्रूफ लगेगा, उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा बच्चे का, उसके बाद में आधार कार्ड लगेगा बच्चे का। अगर कोई बेवा है या फिर वो अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उनके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगेंगे। और कोई अगर डिसेबल्ड है तो उसके लिए भी उनको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। जब ये आप फॉर्म भर लेंगे जो कि 3 मार्च से लेके तो 21 मार्च 2021 के ड्यूरेशन में ये आप जब फॉर्म भर लेंगे तो उसमें आप लोगों के बाद में बीच बीच में नोटिफिकेशन आते जाएंगे। अब इतने सारे महाराष्ट्र से जब बच्चे या पेरेंट्स फॉर्म भरेंगे तो इसका सिलेक्शन कैसा होगा? अगर कोई स्कूल में मान लो 25% कोटा है और वो बच्चे सिर्फ 25 बच्चों ने अगर फॉर्म भरे हैं
तो वो तो ईज़िली एडमिशन उसका हो जाएगा। लेकिन अगर 25% से ज़्यादा लोगों ने अगर फॉर्म भरे हैं तो उसके लिए एक लकी ड्रॉ सिस्टम रखा जाएगा, जिसका भी नाम उस चिट्ठी में आएगा उसके थ्रू उसका ड्रॉई सिस्टम करके बोला जाता है उसको, और उसके बाद में उसके बच्चे का एडमिशन होगा। और बीच बीच में पेरेंट्स को जो नंबर उसके अंदर दिया गया है उसके अंदर नोटिफिकेशन आते रहेंगे। एक बार जब आपका कंफर्मेशन हो गया तो आपको वहाँ पे जो स्कूल में जाना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं ऑनलाइन में वो आपको प्रूफ करना है कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। आपको ओरिजिनल का वेरिफिकेशन करा के आपका बच्चों का जो भी है एडमिशन आपको करवाना है। उसके बाद में जब ये एडमिशन प्रोसीजर आपको चलेंगी तो इस प्रोसीजर के अंदर आप लोगों को स्टूडेंट्स के अंदर, उसके बाद में मोहल्लों के अंदर, एक यूनिट के अंदर, एक शहर के अंदर इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है। अवेयरनेस आप लोग कैसा क्रिएट करेंगे? आप नुक्कड़ों पे स्पीचेस के थ्रू उसको कन्वे कर सकते हैं, या फिर पॉम्पलेट दे के आप लोग उसका मैसेज कन्वे कर सकते हैं, या होल्डिंग्स लगा सकते हैं, या फिर जुमे के खुतबा के बाद में आप लोग पॉम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट थिंग फॉर योर प्रमोशन, फॉर योर अवेयरनेस, फॉर टू मोटिवेट अदर्स। तो आप लोगों को ये चीज़ें पे फोकस करते हुए काम करना है। और क्या ही बात होगी अगर आपके शहर में SIO का कोई अगर ऑफिस है तो उसके अंदर आप फ्री में बच्चों का फॉर्म भरवा दें, या फिर ऐसा सेंटर जहाँ पे फॉर्म भरे जाते हैं उनसे टाई अप करवा लें। तो और जो ये मुहिम चलेंगी जो कि 7 मार्च से लेके तो 17 मार्च 2021 तक है, तो इसके जो कन्वीनियर रहेंगे वो ब्रदर उसामा काशिफ रहेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स फेस होती है तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो मेन चीज़ मुझे आपको बोलना है वो ये है कि कोई भी देश का अगर फ्यूचर होता है वो एजुकेशन में होता है। कोई भी समाज को अगर कोई आगे बढ़ाने का जो काम करता है वो एजुकेशन करता है, शिक्षा करती है, तालीम करती है। जिस कौम पे सबसे पहले आयत नाजिल होती है कि इकरा पढ़ो अपने रब के नाम के साथ में, वो कौम एजुकेशन में, शिक्षा में कैसे पीछे रह सकती है? हम SIO के मेंबर होने के नाते ये हमारा जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग ऐसे बच्चों का दाखिला करवाएं, हम लोग उनको ये चीज़ के लिए मोटिवेट करें। और जब ये चीज़ हो जाएंगी तो अपने यूनिट के लिए आप अपना एक टारगेट सेट करें, उस टारगेट के हिसाब से आप लोग काम करें कि इतने बच्चे हमारे को इस शहर से RTE के थ्रू दाखिला करवाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेंबरान इस मुहिम को कामयाब बनाने में अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं वो लगाएंगे, और अल्लाह से दुआ है कि हमारे अंदर जो भी सलाहियतें हैं इस मुहिम के थ्रू और हमारी जितनी भी मेहनत है वो कबूल फरमाए।